नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी के लिए यूपीपीएससी के द्वारा आरओ का एग्जाम कराया जा रहा है। आप सभी को जैसा कि पता है, इसके लिए सबसे अच्छा बुक माना जाता है घटना चक्र की। दोस्तों, यह घटना चक्र हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। पीसीएस, यूपीपीसीएस, किसी भी स्टेट पीसीएस, यूपीएससी, आरओ हर एग्जाम के लिए। तो दोस्तों, हमारा एक छोटा सा कोशिश है कि आरओ एग्जाम के लिए आप सभी के लिए घटना चक्र का इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाया जाए। तो दोस्तों, इसी सिलसिले में ये छोटा सा सीरीज आप सभी के लिए। दोस्तों, इस वीडियो को जरूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और खुद भी इसका लाभ उठाना। जय हिंद। आपका स्वागत है नालंदा यूनिवर्स 77 पर। कैसे हैं आप सब। आज हम बात करने वाले हैं एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में, यानी प्राचीन इतिहास के बारे में, और मौर्य काल से संबंधित कुछ सवाल बात करेंगे इसमें। और आगे भी धीरे धीरे एंशिएंट हिस्ट्री का कम से कम 7 से 8 वीडियो आने वाला है। उसके बाद मॉडर्न, फिर मिडाइवल मानी कि आधुनिक भारत, मध्य भारत, फिर भारतीय संविधान, कई सारे सब्जेक्ट के एमसीक्यू बहुत ही जल्द आने वाले हैं। और हमारा एक टारगेट है कि 10 दिन के अंदर, 15 दिन के अंदर इस सारे सब्जेक्ट का एमसीक्यू आप सभी के लिए लाया जाए, क्योंकि आरओ एग्ज़ाम आने वाला है। फॉर्म हो चुका है, 9 तारीख तक लास्ट डेट है, इसी 9 नवंबर तक, और एग्ज़ाम 3 से 4 महीने बाद होने वाले हैं। तो मैं चाहता हूं जल्द से जल्द सारे सीरीज़ करा दिए जाए आप सभी के लिए। और जैसा कि पता है कि ये घटना चक्र इस समय चल रहा है और बेहद बेहद इंपॉर्टेंट सीरीज़ है, तो लाभ उठाओ अपने दोस्तों के साथ भी, और दोस्त को भी यह वीडियो शेयर करो। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को बिना ज़्यादा कुछ टाइम वेस्ट किए। इसमें है प्रश्न नंबर 1 है इसमें कि शक संवत कब प्रारंभ किया गया। बहुत अच्छा सवाल है। तो प्रश्न नंबर 1 का जो है सही उत्तर होगा बी, यानी कि 78 ईस्वी। अब इसके बारे में जो शक संवत है, आगे वाले आने वाले सवालों में हम बात करेंगे विस्तार से, ठीक है। तो इसको सिर्फ ये जानिए कि शक संवत कब प्रारंभ किया गया। उत्तर होगा बी, 78 ईस्वी। ये देखिए सवाल आ चुका है आरओ मेंस 2013 पे। आइए अब आगे बात करें। अब प्रश्न नंबर 2 पे आ जाइए। इसमें दिया हुआ है कि विक्रम योम शक संवतों में कितना अंतर है, कितने वर्षों का अंतर। अब ध्यान देना, सवाल पे ध्यान देना, आसानी से समझ जाओगे। यहाँ पे विक्रम पूछा गया है और शक पूछा गया है। विक्रम योम शक संवतों में कितना अंतर है, कितने वर्ष का अंतर है। तो कहीं ना कहीं इसके लिए आपको इस विक्रम के बारे में मालूम होना चाहिए और शक के बारे में पता होना चाहिए। अब आइए थोड़ी सी जानकारी ले ही लेते हैं, पहले उत्तर जान लो। उत्तर होगा सी, यानी 135 वर्ष। अब जैसे कि मान लो, देखो पहली चीज़ क्या है, मैं आपको मोटे मोटे तौर पर बता दे रहा हूँ, उस चीज़ को आप समझो, ठीक है। क्या है कि वर्तमान में तिथि एवं वर्ष के लिए ग्रेगोरियन कैलेंडर का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। वर्तमान में जो इस समय है तिथि एवं वर्ष के लिए ग्रेगोरियन कैलेंडर का प्रयोग किया जाता है, जो कि विश्वव्यापी आप सब जानते हैं। वर्तमान कैलेंडर से 57 जोड़ देने पर विक्रम संवत प्राप्त होता है। जैसे कि अब मोटे मोटे तौर पर, वो सब छोड़ो, हटाओ, सुनो। 2023 चल रहा है, ठीक। इसमें आप 57 साल अगर जोड़ दो तो जो भी निकल के आएगा, मतलब जितने भी वर्ष निकल के आएंगे, जैसे मान चलो हम लोग जोड़ ही देते हैं, 2023 है, ठीक। इसमें 7 लग गया, हो गया 30, 80, 2080 तो हुआ, आई थिंक 2080 तो हुआ, हाँ 80 हुआ। तो इसको हम कहेंगे विक्रम संवत, जिसमें 57 साल जोड़ दिया जाए। लेकिन वहीं पर अगर 2023 में, ध्यान देना, अगर वहीं पर 2023 में 78 वर्ष कम कर दिया जाए, माइनस कर दिया जाए, तो उसको क्या कहेंगे, शक संवत, ठीक है। क्या कहेंगे, शक संवत। चीज समझ में आया। इस समय जो भी साल चल रहा है, 2023 चल रहा है, इसमें 57 साल जोड़ दोगे तो जो भी उत्तर आएगा, अभी हम लोगों ने बात किया 280, वो होगा विक्रम संवत। और उसमें अगर 2023 में जो इसमें चल रहा है, इसमें अगर 78 साल माइनस कर दोगे तो आएगा शक संवत। अब इन दोनों के बीच का जो गैप होगा, जो वर्ष का अंतर होगा, वो होगा सी, यानी 135 वर्ष। अब इसके बारे में हम लोग आगे भी विस्तार से और अच्छे तरीके से बात करेंगे। तो अभी आप इतनी चीज़ों को समझो। समझ में आया? कोई डाउट, कोई परेशानी, कमेंट बॉक्स में लिख दो। प्रश्न नंबर 3 पे आ जाओ। अच्छा सवाल है। इसमें पूछा गया निम्न में से किस वंश, यहाँ पर वंश के बारे में पूछा गया। तो सबसे पहले आपको इस सवाल को ऐसे ही पकड़ना है। वंश के बारे में पूछा गया, किस वंश के साम्राज्य की सीमाएं भारत के बाहर तक फैली थी। अब इसमें उत्तर भाई साहब 2 है, पहला बी है, दूसरा सी है। अगर इनमें से कोई एक ना होता तो एक ही उत्तर होता, लेकिन यहाँ पे बी और सी दोनों है, तो दोनों उत्तर सही होगा। अब आपके एग्जाम में इस तरीके से नहीं आएगा बी और सी, वहाँ पे इस तरीके से नहीं आएगा, लेकिन हम लोगों ने जो इस तरीके से सवाल को बनाया है, ठीक है। अब देखिए, इससे पूछा गया है कि इनमें से किस वंश की साम्राज्य की सीमाएं भारत तक फैली थी। तो इसमें बी भी है, सी और सी भी है, या फिर इसमें उत्तर है उपयुक्त में से कोई नहीं। अगर ऑप्शन आ गया, अब देखिए सही ये भी है, सही ये भी है, अब दो में से कोई एक ही को तो लगाना पड़ेगा आपको। तो आप वहाँ पर ये भी, यहाँ वहाँ पर आपको ये लगाना है उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि भाई ये भी सही है, ये भी सही है, क्योंकि आप ये भी भारत से बाहर है, ये भी भारत से बाहर का साम्राज्य था।
ठीक है। लेकिन इसके बारे में हम लोग जानकारी तो ले लेते हैं। हम लोग को मालूम है कि मौर्य और कुषाण वंश थे, लेकिन उसके बारे में जानकारी ले लेते हैं। अब देखो, मौर्य साम्राज्य की सीमाएं जो है अफगानिस्तान के पूर्वी हिस्से को शामिल करते हुए हिंदकुश पर्वत तक फैली थी। इस चीज़ का आपको ध्यान देना चाहिए। अब बात करें अगर हम लोग कुषाण वंश के बारे में, तो वो उसके बारे में भी जान लो। कुषाण वंश का जो महान शासक था कनिष्क, जिसकी सीमाएं उत्तर में चीन के तुर्फान एवं कश्मीर से दक्षिण में विंध्य पर्वत तक तथा पश्चिम में उत्तरी अफगानिस्तान से लेकर पूरब में पूर्वी उत्तर प्रदेश एवं बिहार तक विस्तृत थी। इस चीज़ की जानकारी आपको होनी चाहिए। आपको समझ में आया? मैं आपको फिर से ये बात बता दे रहा हूँ कि अगर ऐसे सवाल मान लीजिए आ गया, तो वहाँ पे आपका उत्तर होगा उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि ये भी सही है ये भी सही, तो दोनों में से किसी एक को ही लगाना है ना। अगर ऐसे दे देता ए बी बी सी, ठीक, तो आप बी सी लगा देते, लेकिन ऐसा नहीं दिया गया है, तो आपको उपयुक्त में से कोई नहीं। लेकिन हाँ, अब पूछा गया तो मैंने आपको जानकारी के लिए ये बता दिया है कि बी सी यानी मौर्य और कुषाण वंश थे, जिनका जो है सीमा भारत के बाहर भी था उनका विस्तार। आगे बढ़े, प्रश्न नंबर 4। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत तुरंत कमेंट बॉक्स में लिख देना। निम्न राजवंशों में सबसे पुराना राजवंश कौन सा था? 4 का सही उत्तर होगा डी, यानी कि सातवाहन। ठीक है, देखिए सातवाहन सबसे पुराना राजवंश माना जाता है। इस वंश के जो संस्थापक सिमुक का समय कुछ स्रोतों के अनुसार लगभग द्वितीय शताब्दी पूर्व ईसा पूर्व माना जाता है। ठीक है, इस वंश के संस्थापक सिमुक का समय कुछ स्रोतों के अनुसार लगभग द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व माना जाता है। कुछ स्रोतों में इसे आकार्णव वंश के अंतिम शासक सुशर्मा का समकालीन माना जाता है। ठीक है, इस चीज़ को आपको ध्यान देना है। आगे बात करें प्रश्न नंबर 5 में, निम्नलिखित शासकों में से किसके लिए एका ब्राह्मण प्रयुक्त हुआ है? बहुत अच्छा सवाल है, इस सब पे ध्यान देना। तो 5 का सही उत्तर होगा सी, गौतमी पुत्र सतकर्णी के बारे में। ठीक है, गौतमी पुत्र सतकर्णी के बारे में एका ब्राह्मण का प्रयोग किया गया है। हम देखिए, सातवाहन शासक गौतमी पुत्र सतकर्णी को उसकी मां गौतमी बलश्री के नासिक अभिलेख में एका ब्राह्मण कहा गया है, जिसका तात्पर्य है अद्वितीय ब्राह्मण अथवा ब्राह्मणों का एकमात्र रक्षक। देखिए इस चीज़ पर ध्यान देना। एका ब्राह्मण मतलब हुआ कि ब्राह्मणों का एकमात्र रक्षक, यानी कि जो ब्राह्मणों की देख रेख करे, मतलब कहीं ना कहीं एक श्रेष्ठतम उपाधि है ये। बात करें प्रश्न नंबर 6 के बारे में, आंध्र सातवाहन राजाओं की सबसे लंबी सूची किस पुराण में मिलती है? अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है। इसका सही उत्तर होगा सी, यानी कि मत्स्य पुराण में आंध्र सातवाहन राजाओं की सबसे लंबी सूची मिलती है। अब इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लो। पुराणों में कुल 30 या 31 सातवाहन राजाओं के नाम मिलते हैं, जिनमें से सबसे लंबी नामों की सूची यानी कि 30 राजाओं की जो सूची है वो मत्स्य पुराण में ही मिलते हैं। इस चीज़ को ध्यान देना। अब यह है प्रश्न नंबर 7। इसमें क्या है कि थोड़ा लंबा है, तो ये जूम मैं कर दे रहा हूँ आप सभी के लिए। पहले सवाल को पढ़ेंगे, फिर उसके बाद में ऑप्शन देखेंगे। अब इसमें देखो 2 पॉइंट है। एक है अभिकथन ए, इसमें कहा जा रहा है कि सातवाहन काल में संस्कृत के साथ प्राकृत एवं अन्य लोक भाषाओं का विकास हुआ है। और पॉइंट आर में है, जो ये बातें कही गई हैं इसका कारण दिया गया है। तो आपको बताना है कि कौन सा पॉइंट सही है और क्या ये इसका कारण है या नहीं। आर में है कि सातवाहन राजाओं ने साहित्य रचना के लिए संस्कृत तथा अन्य लोक भाषाओं को अपनाया। अब आइए उत्तर की बात करेगा हम लोग, तो इसमें ऑप्शन दिया गया आप सभी के सामने। देखिए 2017 का सवाल है, ठीक, ये देख लो आप लोग 2017 का सवाल। ए बी सी डी ऑप्शन दिया गया। पहले उत्तर जानते हैं। उत्तर होगा आपका ए, यानी कि ए और आर दोनों सही, यानी कि जो पॉइंट ए था और आर था दोनों पॉइंट सही लिखा हुआ है। और ए का सही स्पष्टीकरण आ रहा है, यानी कि अगर हम बात करें, देखो पहले ये भी सही है ये भी सही, जो बातें लिखी गई हैं दोनों सही हैं। और आर जो इस पॉइंट का कारण बताता है, ये सही बात है। सातवाहन राजाओं ने साहित्य रचना के लिए संस्कृत तथा अन्य लोक भाषाओं को अपनाया, ये बात सत्य है इसके संदर्भ में। आगे बढ़ें, प्रश्न नंबर 8 थोड़ा सा धुंधला हो गया। देखिए इसके धुंधला होने का कारण ये है कि पीडीएफ इसका बन रहा है, और पीडीएफ बनने में हो सकता है 4 से 5 दिन भी लग जाए। तो मैं नहीं चाहता हूं कि पीडीएफ बनने तक आप सभी का कोई घाटा हो, कोई नुकसान हो। आप इस सीरीज़ को देखिए, अगर आपको पीडीएफ भी चाहिए तो उस पीडीएफ का भी विस्तार पूर्वक वीडियो आ जाएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 8 है आप सभी के सामने कि निम्नलिखित नगरों में से किसका उल्लेख कनिष्क के रबतक अभिलेख में नहीं है? पहली बात ये जान लो कि कनिष्क के रबतक अभिलेख के बारे में जानो। पहली चीज़ ये जानकारी मिल गई। और सवाल क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित नगरों में से किसका उल्लेख कनिष्क के रबतक अभिलेख में नहीं है। यहाँ नहीं पूछा गया, तो इन नहीं शब्द पर ध्यान देना। और कनिष्क का जो अभिलेख था उसका क्या नाम था? रबतक, ये भी बात ध्यान देना। अब आइए बात करें आगे। ठीक है, इसका उत्तर होगा ए, श्रावस्ती। अब इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। रबतक अभिलेख अफगानिस्तान में सुर्ख कोटल के निकट रबतक नामक स्थान से वर्ष 1993 में प्राप्त किए गए थे। ठीक है, ये जो रबतक अभिलेख है ये ग्रीक लिपि तथा बैक्ट्रियन भाषा, ग्रीक इंग्लिश में लिख दे रहा हूँ, और ब्रैक्टियन, ठीक है,
बैक्ट्रियन बैक्ट्रियन यानी कि ग्रीक और बैक्ट्रियन भाषा में लिखे गए। ये कुषाण वंश के शासक कनिष्क से संबंधित है, यानी कि जो रप्तक है वो कनिष्क से संबंधित है। इसके बारे में बात हो चुका है। अब ये किस भाषा में लिखे गए थे? ये था ग्रीक और बैक्ट्रियन। ठीक है। इस अभिलेख में 4 शहरों का नाम है। जो ये अभिलेख है रप्तक, इसमें 4 शहर का नाम है। पहला है साकेत, कौशाम्बी, पाटलिपुत्र और श्री चंपा। इस चीज़ को आपको ध्यान देना है। ठीक है। 4 नाम कभी भी पूछा जा सकता है। पहला क्या है? साकेत, कौशाम्बी, पाटलिपुत्र तथा श्री चंपा। अब बात करें प्रश्न नंबर 9 के बारे में। इसमें दिया गया है सूची। ठीक, 1 सूची 2 सूची। आपको बताना है कौन सी सूची किससे संबंधित है। तो इसका उत्तर जान लो। इसका उत्तर होगा सी यानी कि ए का 3, बी का 4, सी का 1, डी का 2। यानी कि ए का 3 यानी कि अगर हम बात करें डेमेट्रियस, इसका संबंध होगा हिंद यूनानी। बी का क्या है? रुद्रदामन, इसका संबंध होगा 4 यानी कि शक। और सी का होगा 1 और डी विम, डी का होगा 2। ठीक है। अब आगे बात करें, उस वीडियो का अंतिम सवाल भी कह सकते हो आप सभी लोग। सवाल नंबर 10 है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? यहाँ पर सही सुमेलित जो नहीं है उसके बारे में बात किया जा रहा है। ठीक है। 1 मिनट जो देखिए और भी है। हाँ 1 मिनट। ठीक है। इसमें 1 मिनट જોઈએ। इसमें पूछा गया कौन सा सुमेलित नहीं है। यहाँ पर 4 पॉइंट है। पहले पॉइंट में मतलब पहले इसमें दिया गया है कुछ अभिलेख के नाम। इसमें 4 हैं, ए, बी और सी, डी में अभी आपको दिखा रहा हूँ। और इस तरफ दिए हैं शासक के नाम। तो कौन सा बताना है कौन सा अभिलेख जो है किस शासक से संबंधित नहीं है। ठीक है, ये बताना है। अब ये तो है नासिक के सामने लिखा है गौतमीपुत्र। ये नासिक का नाम है, ये अभिलेख है। इसमें है गौतमीपुत्र इससे संबंधित है कि नहीं, जो कि शासक थे। हाथी गुम्फा, इसमें लिखा है खारवेल। लेकिन आगे और भी जानते हैं सी और डी के बारे में। इसमें लिखा है सी में लिखा है भित्री जो कि है पुलकेशिन द्वितीय, और डी है गिरनार जो कि है रुद्रदामन प्रथम। अब पूछा गया कि कौन सा सुमेलित नहीं है। सुमेलित नहीं मतलब ये है कि कौन सा जो एक दूसरे के सामने नाम लिखा गया किससे संबंधित नहीं है। तो देखो इसका उत्तर होगा सी, यानी कि जो भित्री अभिलेख है इसका संबंध जो शासक पुलकेशिन द्वितीय से नहीं है। तब भाई एक कन्फ्यूजन की बात हो गई कि जब भित्री जो है इस अभिलेख का संबंध पुलकेशिन से नहीं तो कौन है भाई? कोई तो होगा। अब इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी ले ही लो। देखिए भित्री स्तंभ जो है लेख का संबंध गुप्त शासक स्कंद गुप्त से है। यानी कि जो भित्री स्तंभ है इसका संबंध गुप्त शासक के जो एक शासक थे स्कंद गुप्त उनसे है, ना कि पुलकेशिन द्वितीय। लेकिन अब एक बात और हो गया कि जब भाई पुलकेशिन द्वितीय का संबंध किससे होगा? तो देखो पुलकेशिन द्वितीय का संबंध एहोल अभिलेख से है। यहाँ पर अगर एहोल लिखा होता ए होल, इनका संबंध किससे है? एहोल से है। ये चीज़ ध्यान देना, एहोल अभिलेख से है, जो कि एक अप्रसिद्ध रूप से तथा इसकी भाषा संस्कृत है। ये चीज़ ध्यान देना। यानी कि भित्री का संबंध है गुप्त वंश के स्कंद गुप्त शासक से, और पुलकेशिन का संबंध होगा एहोल अभिलेख से। ठीक है, समझ में आया? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? दोस्तों यह था आज का वीडियो। मुझे उम्मीद है इस वीडियो पसंद आएगा। कोई डाउट, कोई परेशानी, कोई भी तकलीफ हो जरूर कमेंट बॉक्स में लिखो। ये बेहद इंपॉर्टेंट बुक है, सीरीज़ है आप सभी के लिए। इसको लाभ उठाओ, दोस्तों के साथ शेयर करो। मिलते हैं किसी और वीडियो में। आप स्वस्थ रहें, अच्छे रहें। जय हिंद, जय भारत।